टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत में शामिल प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान आज टीवी और वफाकी वजारत इत्तलात की मुश्तरका काविश से तरतीब दिया गया है। कोरोना वायरस की वबा से आवाम को बचाने के लिए जहां हुकूमत अपने तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है, बहुत से किरदार ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए इस अनदेखे ख़तरे से लड़ रहे हैं। एक ऐसा ख़तरा जिसका मुकम्मल इलाज किसी के पास नहीं। कोरोना वायरस की वबा से बचाने वाले कुछ ऐसे हीरोज़ हमारे साथ होंगे जो ख़ुद भी इसका शिकार हुए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। चाहे हमारे डॉक्टर्स हों या पैरामेडिक स्टाफ हो या नर्सेज हों या वार्ड में काम करने वाला अमला, सफाई पर मामूर अफराद हों या पुलिस एहलकार, इमदादी रज़ाकार हों या एम्बुलेंस ड्राइवर, कोरोना वायरस के हवाले से हम तक ख़बरें पहुँचाने वाले सहाफ़ी हों या टीवी प्रोग्राम्स तरतीब देने वाले हमारे जैसे मेज़बान। ये वो हीरोज़ हैं जिनकी वजह से हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा फरहान आपने। आज का प्रोग्राम इन्हीं हीरोज़ के नाम है जो अपनी जान ख़तरे में डाल रहे हैं मुझे, आपको और हमारे अहले खाना को बचाने के लिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन हीरोज़ की मदद कैसे कर सकते हैं। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ और इनकी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं और इनका कैसे साथ दे सकते हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। लाहौर स्टूडियो में मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साहबजादे जनाब फैसल ईदी साहब मौजूद होंगे, जो चंद रोज़ पहले ही कोरोना के इस मर्ज़ से सेहत याब हुए हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि वो इस ख़तरनाक मर्ज़ को शिकस्त देने में कामयाब हुए। और कोयटा से हमारे साथ होंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साकिब काकड़ साहब, जो कि चंद रोज़ पहले सेहत याब हुए इसी मर्ज़ से। प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अवामी सर्वे से करेंगे जिसमें आपसे एक सवाल किया जाएगा और आपको इसका दुरुस्त जवाब देना है। आज का सवाल है, स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाइए। कोरोना वायरस के हवाले से दुरुस्त हुकूमती हेल्पलाइन नंबर ये है 1133 1166 1188। दुरुस्त ऑप्शन का नंबर 1, 2 या 3 लिखकर 4473 पर SMS करें। पुरअज़्म पाकिस्तान। जी मैं बिल्कुल सवाल को दोहरा देती हूँ कि कोरोना वायरस के हवाले से दुरुस्त हुकूमती हेल्पलाइन नंबर क्या है। 1133 1166 1188। दुरुस्त इंतखाब जो भी नंबर वो हो, या 3 लिखिए या 2 या 1, जिसको भी आप दुरुस्त समझते हैं आप उसको SMS कर दीजिए 4473 पर। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से मुस्तनद आदाद शुमार और हिदायत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट covid.gov.pk को विज़िट करें और अपने स्मार्टफोन में कोविड-19 GOV की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। जी बिल्कुल, हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी और हमारे साथ, जैसे कि मैंने बताया, कि कराची स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बारी खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडस हॉस्पिटल आपकी पहचान और आपका नाम इंडस हॉस्पिटल की पहचान। मैं बिल्कुल आपसे तफसीलन गुफ्तगू करना चाहूँगी, मगर उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फैसल ईदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे पहले बताइए कि आप महसूस कर रहे हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है, और बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ। जी मैं सलाम पेश करती हूँ, मैं क्या बल्कि पूरी कौम सलाम पेश करती है आपको और आपके वालिद के किए हुए काम को। जिस तरह से आप दुखी इंसानियत की खिदमत मुसलसल कर रहे हैं, अपनी ज़ात को, अपनी ज़ात के फ़वाइद को, अपनी ज़ात के आराम को एक साइड पर रख कर, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। बहुत फ़ख्र है, और आप जैसी शख्सियात जो हैं वो हम सब लोगों के लिए मशले राह हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम आपके नक्शे कदम पर चल सकें। फैसल साहब, मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताइए कि इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है।
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम लोगों का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी सेहतियाबी के लिए दुआएं की और इदारे की तरक्की के लिए दुआएं की और नेक नामी रखी। मैं उन सब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों की दुआओं से ही जो है मैं आज सेहतमंद होकर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, हम जो काम कर रहे हैं वो है कि जो मरीज़ और मुतासरीन हो जाते हैं कोरोना से, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उनको हम हॉस्पिटल्स ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए, या हम उनके घर जाते हैं DHOs के स्टाफ के साथ उनकी सैम्पलिंग लेने के लिए और उनके घर वालों की सैम्पलिंग लेने के लिए, ताकि जो है वो चेक किया जा सके कि किसको कोरोना लग चुका है नहीं लग चुका। इसी तरीके से ज़ख्मियों की भी शिफ्टिंग हम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कहीं पे भी हम किसी किस्म का चार्ज नहीं कर रहे, पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम अजला में, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर कोई इससे मुतासिर हो के इंतकाल कर जाता है तो उसकी मैयत को किस तरीके से बाहिफाजत जो है वो गुस्ल करना, उनकी जो है वो गुस्ल व कफ़न करना, उनकी तदफीन करना, ये सारे जो है वो तरीक़ेकार भी हम अपना रहे हैं। और तकरीबन मेजॉरिटी 80 से 90% पूरे मुल्क में ये काम भी हमारे ही वर्कर्स पूरे मुल्क में अंजाम दे रहे हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम कोई चार्ज नहीं कर रहे लोगों से। और इसके अलावा हम काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की कि किस तरीके से आपको क्या करना है, क्योंकि अब तो कुछ शहरों के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर इनको सिम्टम्स वगैरह ज़ाहिर हो जाएं तो फिर हम उनको कहते हैं कि अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेट कर लें और किन किन चीज़ों की परहेज़ करें, क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, तो उससे भी जो है वो लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फैसल इदी साहब, फ़रहान अलीवारिस अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि आप पहले तो अल्लाह का कि आप सेहतियाब हो गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी कोई मरीज़ इसका कोरोना वायरस का शिकार होता है तो वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो 14-15 दिन गुजारे, ये किस तरह से गुजारे, क्या आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की और क्या मामूल आपका रहा? क्योंकि देखिए, आप जो काम करते हैं या ईदी साहब जो काम करते थे, उसको देखकर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी एनजीओज़ को हौसला मिला। तो हम चाहते हैं ये हौसला भी लोगों को मिले कि आप जब इसका शिकार हुए तो आप किस तरह से सर्वाइव करते रहे, क्या आप घबराए तो नहीं, और पेशेंट पे कैसे काबू पाया, और ख़ुराक क्या आपने इस्तेमाल की, मेडिसिन्स कौन सी ली, एहतियाती तदाबीर क्या की, आप घबराए तो नहीं? ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। अच्छा फ़रहान भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल मैं चाह भी रहा था कि इसके हवाले से बात की जाए, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो जब आपको सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 40-50% लोगों को सिम्टम्स ज़ाहिर भी नहीं होते, और ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म मतलब हो के सही भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो सिम्टम्स उस वक्त ज़ाहिर होना शुरू होते हैं जब ये इनके फेफड़ों पे अटैक करता है, इनके लंग्स पे अटैक करता है ये वायरस, और जब इसके लंग्स पे अटैक करता है इसको नमूनिया कहते हैं, और नमूनिया अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर आपकी जो है वो जान को भी ख़तरा हो जाता है। और अमूमन लोग जो मरते हैं वो इसी वजह से मरते हैं कि नमूनिया शिद्दत इख्तियार कर जाता है, और उसकी वजह से फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट आता है। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे खून जिस्म को जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खाने पीने की और जो काम करने की, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। नमूनिया वैसे अमूमन अक्सर पेशेंट्स के अंदर नमूनिया डेवलप होता है। इसमें होता है खाने में कलुंजी जो है वो उसके 15-20 दाने आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाएं, और इससे जो है वो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। एक लीमू का इस्तेमाल दिन में 1 या 2 करें, उससे भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। विटामिन सी की गोलियां आती हैं CSA कैल्शियम के नाम से, या कोई भी कैल्शियम की सप्लीमेंट आती हो, वो आप इस्तेमाल करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कि कितना डोसेज आपको लेना चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी जो है उसमें मैं लौंग डाल के पीता था, ताकि जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो गले के अंदर आपकी जो सोजिश होती है, सूजन होती है, वो कम हो जाए, क्योंकि लौंग के अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपकी सूजन को जो है वो कम करती है। इसी तरह से हम भाप भी जो लेते हैं उसमें भी हम लौंग डाल देते थे 3-4-5, ताकि जो है वो जब आपके फेफड़ों में जाए तो वो इन्फ्लेमेशन की जो इसकी क्वालिटीज़ हैं उससे फ़ायदा हो और सूजन को कम करें। ठंडा ना खाएं और ठंडा पानी भी ना पिएं। जब तक आपको इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, आप ठंडे से बिल्कुल दूर रहें।
क्योंकि ठंडा जो है वो सूजन को ज़्यादा करता है और उससे आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, ख़ासकर जब आपको नमूनिया हुआ हो। दूसरा, आपको करना क्या है, सांस की तकलीफ़ हो जाए तो आपको सबसे पहले तो डॉक्टर से रुजू करना है। अगर ऐसी खुदा न खास्ता सूरत हाल है कि आप से डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, या आप ऐसी रात के 2 बजे या रात के वक्त में हैं, आपको मुश्किल लगता है कि डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, तो रात के वक्त मतलब कभी भी आप उल्टे सोएं। इससे जो है वो फेफड़ों के ऊपर ज़ोर कम पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ़ में कमी आती है। ये इलाज मतलब नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर हैं। आपको जाना तो डॉक्टर के पास ही है, और सांस की तकलीफ़ में अगर बहुत ज़्यादा वो कर जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि अस्पतालों में रश की वजह से जो है ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे या हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरा, वर्जिश ना करें, क्योंकि वर्जिश से जो है आपके पास ही अगर सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं इसके कोरोना के, कोविड-19 के, तो आप वर्जिश बिल्कुल ना करें। इसकी वजह यह है कि आपके फेफड़ों पे जो है वो स्ट्रेस आती है, आपकी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपको बिल्कुल रेस्ट पे चले जाना चाहिए, और बेड रेस्ट जिसको कहते हैं। और बाज़ औक़ात अभी एक जो है वो रिक्शा ड्राइवर ने कराची के अंदर ख़ुदकुशी कर ली, उसके और उसके बच्चों को जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आ भी जाता है और आप एक कमरे में भी रह रहे हैं, तो भी जो है वो आप अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन कर सकते हैं, सेल्फ़ आइसोलेट कर सकते हैं। सिर्फ कमरे के एक कोने में रहें और मास्क 24 घंटे लगा के रखें, ताकि जो है वो ड्रॉपलेट्स आपके कमरे में जो है वो स्प्रे ना हो। और आपके दूसरे लोगों को भी हिदायत करें कि उसी कमरे में जो गरीब लोग हैं, एक ही कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, तो उन सबको भी हिदायत करें कि घर में रहते हुए भी मास्क लगा के रखें। और ये सिर्फ 15 दिन में आपको लगाना है। और बाथरूम का जब आप इस्तेमाल करते हैं एक ही कमरे के अंदर, तो बाथरूम को इस्तेमाल करने के बाद, जैसे मैं मरीज़ हूँ, मैंने बाथरूम को इस्तेमाल किया है, तो जहाँ जहाँ मेरा हाथ लग सकता है, जैसे नलका है, हैंडल है, उस पर या तो ब्लीच का या जो है वो फ़िनाइल का जो है वो पोंछा लगा दें इस्तेमाल करने के बाद, ताकि जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। इसके बाद फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई खौफज़दा होने की बात नहीं है। 80% मरीज़ों के अंदर ये आके चले भी जाता है, और कुछ को जो है वो सिम्टम्स देता है, कुछ को तो ये सिम्टम्स भी नहीं देता। और 10-15 मरीज़ ऐसे होते हैं जो इसमें क्रिटिकल होते हैं, तो उनके जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि वो हॉस्पिटल की तरफ जाएं, और इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब, आपने रहनुमाई फरमाई, और अल्लाह से दुआ है कि अब हमेशा इसी तरह सेहतियाब रखें। थैंक यू जी। कोयटा से हमारे साथ हैं साकिब काकड़ साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं आपकी तरफ आऊँगी, मगर मैं उससे पहले डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, इनसे एक सवाल कि सरकारी नौकरी से रफ़ाही हस्पताल तक कोरंगी कराची में बेड के जो कोरंगी अस्पताल में इंडस हॉस्पिटल जिसका आगाज़ किया, तो 150 इसके बेडेड था, मगर वक्त के साथ साथ ये सफ़र बढ़ते बढ़ते 1000 जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है उसमें तब्दील हो गया। क्या ये सफ़र यहाँ तक था, या इस मंसूबे को पूरे मुल्क में भी जो आप फैला रहे हैं, क्या वाकई आपके अस्पताल में कोई कैश काउंटर नहीं, क्या वाकई मुफ्त इलाज किया जाता है? बहुत सारे सवालात हैं। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आज आप यहाँ बैठे हैं, तो आप लोगों को खुद ही जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र डावा मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ था, जहाँ सिविल हॉस्पिटल एक अटैच हॉस्पिटल, जहाँ पर मरीज़ और डॉक्टर, बिस्तर और डॉक्टर होता था, बाकी दवाइयाँ मरीज़ों को आउट ऑफ पॉकेट होती थी। तो हर मरीज़ एक कहानी लेके आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई भैंस बेच के आता, कोई अपना घर बेच के आता था। स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो जो मरीज़ों को दवाएं देती थी। फिर 81 में 82 में एक ब्लड बैंक बना। 1986 में एक पहला बम ब्लास्ट कराची में बोरी बाज़ार में हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग मरे थे और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए थे। मुझे याद है कि मैं हाउस जॉब कर रहा था और ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला, और फिर उसके बाद हम उनको ट्रीट किया। उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि इमरजेंसी को दोबारा बनाते हैं, और जब नई इमरजेंसी बनाई गई तो 36 लाख रुपए में से, उसमें से पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को हमने मनी बॉक्सेस दिए थे, और उसमें से तकरीबन 36 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए थे। 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 8 आने। एक दिन इनाग्रेशन से पहले जब मैंने अपने साथियों से कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
तो ख्वाब 1987 में देखा गया और शर्मिंदा ताबीर ये 2007 में हुआ 150 बेड से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बेड यहाँ पर हैं। उसके अलावा ये पूरे मुल्क में एक नेटवर्क की सूरत में आ गया है और तकरीबन 13 अस्पताल हैं और तकरीबन 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स चल रही हैं। पहले साल का बजट जब हम शुरू कर रहे थे लोग कहते थे ये शायद चल ना सके, किसी ने 1 माह दिया, किसी ने 6 माह और मैक्सिमम 1 साल में आप पैसे देना शुरू कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो चुके हैं, किसी एक मरीज़ को पैसे न होने की वजह से वापस नहीं भेजा गया। माशाअल्लाह। न कैश टोटली कैशलेस हॉस्पिटल, पेपरलेस हॉस्पिटल, कैशलेस टू एन एक्सटेंट, कोई काउंटर ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कि आप वहाँ पैसे दे सकें। आप किसी वक्त भी जाके देख सकते हैं। तो पहले साल का बजट हम यही कहते थे कि अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह कराएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 हॉस्पिटल और पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए, आज तकरीबन 18-20 अरब रुपए है और किसी एक मरीज़ को भी वापस नहीं भेजिएगा पैसे ना होने की वजह से। जी बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे 2-3 साल पहले विज़िट करने का मौका मिला और गुज़िश्ता साल भी मैं जब गई तो ये हकीकत है कि वहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है और ये नहीं कि यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। यहाँ पर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, वो सफाई के हवाले से हो, वो पेशेंट की केयर के हवाले से हो, वो उनको दवाई देने के हवाले से हो, वो बच्चों का वार्ड हो, वो ख़वातीन का वार्ड हो, मतलब किसी चीज़ में भी आपको लगेगा कि जो हमें फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं वो तमाम की तमाम VIP फैसिलिटीज़ आपको इंडस हॉस्पिटल में मिलती हैं। तो ये तो जज़ाकल्लाह, बहुत फ़ख्र और ख़ुशी होती है डॉक्टर साहब कि आप जैसी सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। आई थिंक इसी हवाले से आपकी खिदमात को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। मगर इससे बड़ा जो आपको अवार्ड मिल रहा है वो है आवाम की दुआएँ, गरीबों की दुआएं, मुस्तकीन की, बीमारों की वो दिल से निकली हुई दुआएं। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो हालात हैं, तमाम डॉक्टर्स को मालूम है कि ये एक ऐसा वायरस है जिससे उनकी अपनी जान भी जा सकती है, मगर इसके बावजूद पूरी दिल के साथ, पूरे जज्बे के साथ वो तमाम मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके स्टाफ में से क्या किसी ने कोई ऐसी कमज़ोरी साबित करने की कोशिश की कि जी हम छुट्टी ले लेंगे और हम ऐसे किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे? नहीं, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है अपनी टीम के ऊपर कि जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ के और डे 1 से, क्योंकि 26 फरवरी को पहला मरीज़ आया था और 27 फरवरी से रादर जब चाइना में शुरू हुआ था तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। इमरजेंसी में हमने एक अलग यूनिट बना दिया था नेगेटिव प्रेशर के साथ और हम अपने तमाम स्टाफ को ये कहा था कि आप मास्क और ग्लव्स के साथ मरीज़ देखेंगे कि हमें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आएगा। और फरवरी के महीने में आया तो उसके बाद से जब लोगों को कहा है तो लोगों ने अपना नाम खुद लिखा है कि हम करेंगे। तो वो इतनी आगे बढ़ के था कि मुझे मतलब ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि ये किसी को कोई परेशानी नहीं थी। उसमें हमारे काफ़ी जो हेल्थ केयर वर्कर्स इफ़ेक्ट भी हुए, लेकिन ज़िम्मेदारी थी उनकी, उनके अंदर हिम्मत थी और वो ठीक हो के दोबारा आ गए वापस और दोबारा वापस उसी काम में लग गए हैं। और ये इंडस हॉस्पिटल ने फ्रंट लाइन पे आके हुकूमत के साथ मिलकर हमारी लैब पे काम हो रहा है। तकरीबन 800 टेस्ट रोज़ के हो रहे हैं। कोविड यूनिट 20 बेड का यूनिट है, वेंटिलेटर्स 15 हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह करे कि बस हम जो स्पेकुलेशन की भी है, जो मॉडलिंग हो रही है, जो समझते हैं कि इसका पीक मई के महीने में आएगा और हम सब लोग अजीब नंबर्स पे बात कर रहे हैं कि ये 1 लाख हो जाएगा, लेकिन हम सब की दुआ ये है कि हमारी स्पेकुलेशन गलत हो, अल्लाह ताला उसको गलत साबित करे और हम इस रमज़ान के मुबारक महीने में हम लोग इस वबा से अल्लाह ताला हमको जान छुड़ाए। आमीन आमीन आमीन। साकिब काकड़ साहब, आपको मैं इन्वॉल्व करूंगी और आपसे बहुत सारे मुझे सवाल पूछने हैं क्योंकि लोगों की मदद करने के दौरान आप ख़ुद भी इस वायरस का शिकार हुए। मगर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले हम सुनेंगे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ये पैगाम। रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। पुरअज़्म पाकिस्तान में आज हमारे साथ हैं हमारे हीरोज़ और क्वेटा से हमारे हीरो साकिब साहब हमारे साथ हैं। जी साकिब काकड़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्वेटा शहर में ज़िली इंतज़ामिया किस तरह से आवाम को इस वबा से बचाने के लिए कोशिश कर रही है, और आप ये बताइएगा कि इस मदद के दौरान, इस काम के दौरान सुनने में आया कि आप भी इस वबा का शिकार हो गए, तो आप जो शिकार हुए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और आपने कैसे क्वारंटीन में जो वक्त गुजारा, कैसे गुजारा और आपने क्या
हिफाजती इंतज़ामात की अपनी ज़ात के लिए? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी पिक्चर को क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह फरवरी में ये वबा पाकिस्तान में आने का ख़दशा था, तो ये ईरान के शहर कुम और तफ्तान का जो बॉर्डर है वहाँ से यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा ख़दशात थे पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो उस हवाले से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कोयटा चूँकि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी रिसोर्सेज के हवाले से, दूसरे तीसरे हर चीज़ के हवाले से ना। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि हमने इस वबा को कोयटा में पर्टिकुलरली और दूसरा पूरे पाकिस्तान में किस तरह रोकना है, क्योंकि जो ईरान से हमारे साथ गेस्ट आ रहे थे उसमें सिर्फ बलूचिस्तान के गेस्ट नहीं थे, उसमें ज़ायरीन भी थे, ताजरीन भी थे, उसमें और भी स्टूडेंट्स वगैरह भी थे जो कि पूरे के पूरे पाकिस्तान से बिलोंग्स करते थे। तो उसके लिए उस हालत में उनको डायरेक्ट लाना और फिर अपने अपने सूबों में छोड़ना ये चूँकि मुनासिब नहीं था, क्योंकि उस टाइम एक क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर था कि हम उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करें, फिर उनके बाद उनको अपने अपने घरों या अपने अपने सूबों में मुंतकिल कर दें। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सीएम साहब जो सीएम बलूचिस्तान है उन्होंने ये किया कि हमने पाकिस्तान हाउस तफ्तान में इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा हमने कोयटा में तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, जिससे लगभग 3 से 4 हज़ार के लगभग लोगों को हम क्वारंटाइन कर सकें। हमारे साथ इस तरह का एक PCSIR सेंटर था, एक RDA कॉम्प्लेक्स था और एक एग्रीकल्चर कॉलेज का हॉस्टल था जिसको हमने क्वारंटाइन डिक्लेयर किया था। और इसमें जो भी हमारे पास गेस्ट वगैरह आ रहे थे ईरान से या तफ्तान से या वहाँ से जो ख़दशा था कोयटा को, हमने उनको वहीं पे सबसे पहले क्वारंटाइन किया, दस्तों में हमने ले आए इनको। और यहाँ पे हमने कोयटा से तकरीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे हमने जो क्वारंटाइन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे उनमें हम लोगों ने इनको रिहाइश दी। अच्छा, इन रिहाइश के साथ साथ हमने इनको तकरीबन हर वो फैसिलिटी दी जो फैसिलिटी इनको घरों में मुहैया होती थी। और हमने अपनी पूरी कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने और PDMA ने और कंप्लीट गवर्नमेंट मशीनरी ने, कि हमने इन जो हमारे साथ मेहमान थे, जो हमारे गेस्ट थे, हमने इनको कंप्लीट कोऑपरेशन और कंप्लीट हमने इनको एक घर जैसा माहौल वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में मुहैया किया। अच्छा, इस दौरान ऐसा हुआ कि चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, PDMA और ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स वगैरह थे, इनका चूँकि इस वायरस के सामने या इस वबा के सामने चूँकि एक्सपोज बहुत ज़्यादा थे, तो ख़दशा भी हमें ज़्यादा हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग थे, जिसमें बशमूल मेरा, मैं चूँकि वहाँ का इंचार्ज भी था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल मैनेजमेंट जो उसकी थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। जितनी भी हमारे पास आइसोलेशन सेंटर्स थे या जितनी भी हमारे साथ क्वारंटाइन सेंटर थे, इनकी ओवरऑल मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। जी। तो हम चूँकि ज़्यादा एक्सपोज थे वहाँ पे इस वायरस के सामने, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी लोग इसमें इस वबा का शिकार हो गए, इस वायरस का शिकार हो गए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप ऐड कीजिएगा कि आप डेफिनेटली आपको पता होगा कि कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और आपने की भी, मगर उसके बावजूद आप इस वायरस का शिकार हुए। तो प्लीज़ इस हवाले से थोड़ा सा आप एलैबोरेट कीजिएगा अपने जवाब को कि एहतियात के बावजूद भी आप शिकार हुए, तो इसकी क्या वजह थी? अच्छा, पहले एहतियात तो जिस तरह के WHO या डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने प्रॉपर मास्क पहनना है और ग्लव्स पहनना है और हाथों को सैनिटाइज करना है। दिन में तकरीबन 20 से 25 दफ़ा अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। हम ये तकरीबन ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे थे। इवन हम N95 मास्क मैं ख़ुद यूज़ कर रहा था, N95 मास्क, और दिन में मैं जब भी कोई एक्टिविटी में निकलता था या एक्टिविटी में होता था तो मैं ग्लव्स अमूमन पहनता था, और जब भी मैं ग्लव्स निकालता था उसके बाद मैं हाथों को तकरीबन ठीक ठाक सैनिटाइज भी करता था, सेफगार्ड से भी, सैनिटाइज़र से भी। उसके बावजूद मैं इसको खुद से बचा ना सका। वो इसलिए कि ये इतना बिल्कुल अनसीन कोई वायरस है कि इसको ना कोई देख सकता है, ना कोई डिटेक्ट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। इससे सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप मैक्सिमम केयर करें। और ये अगर हमारा ये ख्याल है कि हमने मास्क पहना हुआ है,
और हमने ग्लव्स पहने हुए तो हम इससे बच सकते हैं। तो अगर इस तरह होता तो सबसे पहले मैं बचता, अगर इस तरह होता तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहिबान बचते जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज भी हैं और वो इवन किट्स, प्रॉपर किट्स पहन रहे हैं, प्रॉपर ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, फिर भी इसी वबा का शिकार हो रहे हैं। जो हमारे पास टीमें हैं, जो हमारे पास RRT टीमें हैं, वो तो बिल्कुल फुली किटेड होती हैं, उसमें भी पॉजिटिव केसेस आ जाते हैं। जब वो सिक्योर नहीं है तो आवाम कैसे सिक्योर हो सकती है? उससे हमें ये सबक मिलता है कि हमने एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए, एक्स्ट्रा विजिलेंट हमें इस वायरस में होना चाहिए। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात साकिब काकड़ साहब आपने की कि इतनी एहतियात के बावजूद भी हम में से किसी को नहीं मालूम कि ये वायरस कहाँ से किस तरह से हम पर अटैक कर सकता है। यही वजह है पुरअज़्म पाकिस्तान के हवाले से जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे हीरोज़ जो फ्रंट लाइन पर आकर इस वायरस से फ़ाइट कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी ज़ात का रिस्क लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करें बल्कि हम सब लोगों को भी बचाने की कोशिश करें। मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम सबको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से लोग ख़ुद भी अपनी हिफाजत कर रहे हैं और दूसरों की भी हिफाजत कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम तो हमारी स्क्रीन पर ही मौजूद है फैसल ईदी साहब, क्योंकि वो ख़ुद भी इससे सेहतियाब हुए और उसके बाद वो लोगों की खिदमत हमेशा की तरह कर रहे हैं। फैसल ईदी साहब अगर लाइन पे हैं तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। फैसल भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी बोलें, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी जी, अच्छा फैसल, अपनी इब्तदा में आपने फरमाया कि आपने जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और किस तरह से आप इस चीज़ से निकले, इस वबा से आप किस तरह महफूज रहे। आपके बहुत सारे रज़ाकार यकीनन इस हवाले से काम कर रहे हैं और मुमकिन है कि उनमें से भी शायद एक आध कोई मुतासिर भी हुआ और उसको आपने इसी तरह से गाइडलाइन दी और उन्होंने डॉक्टर से की हिदायत पर अमल भी किया हो। आपकी आवाम की जितनी खिदमात है और आवाम आपका साथ देती है, गाहे बगाहे देती है, लेकिन अब ज़ाहिर है मामलात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते जा रहे हैं। फिर माशी मामलात आए, पहले सिर्फ कोरोना का मामला, फिर माशी मामलात तक, अब ईद भी सामने आ गई है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में आप काम कर रहे होते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ये बताएं कि आप आवाम से मज़ीद और क्या ताउन चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाम हमेशा ताउन आपके साथ करती है, लेकिन मज़ीद इन हालात को देखते हुए जब डिफरेंट हालात चेंज होते जा रहे हैं, आप आवाम से मज़ीद क्या अपील करना चाहेंगे या क्या ताउन मज़ीद आप चाहते हैं ताकि आप मज़ीद बेहतर तरीके से और देखें? सबसे पहले तो ये मैं बताऊं आपको कि हमने एहतियाती तदाबीर बहुत अपनाई। मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता था और सोशल डिस्टेंस रखते थे। हम जो है वो कहीं पे भी जाते मास्क पहनते थे और कभी किसी मरीज़ को जो है वो शिफ्ट करते थे तो बाकायदा प्रॉपर गियर्स वगैरह पहनते थे। और मुझे जो लगा है या तो जो है मुझे लगा है ना वो लगा है किसी मरीज़ से नहीं लगा, मतलब किसी डिक्लेयर्ड मरीज़ से नहीं लगा। जो ब्लाइंड कैरियर होते हैं ना राशन की तकसीम में, या तो उनसे लगा है या मेरे दफ्तर में जो है वो काम करते हुए जो एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है कराची का, जहाँ पे मैं रोज़ाना ड्यूटी दे रहा था, ये मरीज़ों के लिए एम्बुलेंसेस भेजनी होती हैं, उसमें हमारे स्टाफ में भी 2-3 को पॉजिटिव आया और मेरे से 3-4 दिन पहले आया। तो एक ये शुबा है, या दूसरा जो है वो राशन की तकसीम के दौरान जो है वो पेन वगैरह का जो इस्तेमाल होता है गलती, इसमें कहीं गलती हुई है। दूसरा आपने कहा कि हम जो है वो इदारे के जो अखराजात हैं वो बिल्कुल यकीनन अवामी चंदे से चलाते हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम कोरोना की टोटल इमरजेंसी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, जो कि हमें बड़े पैमाने पे ख़र्चा दे रही है। और लोगों से अपील करता हूं कि वो हमारे मदद करें। और वैसे ही हमारा इस जो रमज़ान के जो 2 अशरे अब गुज़रने वाले हैं उसमें हमारा चंदा काफ़ी कम हुआ है पिछले सालों से। और एक खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया को हम मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए हमने जो है वो चाइना को जो है वो मदद की ऑफ़र की हुई है, जो कि इंशाल्लाह हम लेंगे जैसे ही ये पेंडेमिक का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। हमने ईरान को मदद की, हमने इटली को मदद की है, हमने इंग्लैंड को भी मदद करेंगे, हम अमेरिका के भी जो है वो जो मतरासरा शहर है उनको मदद करेंगे। और ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है और हम ये अपने रिज़र्व फंड में से कर रहे हैं इसलिए। और वाहिद पाकिस्तान का इदारा है जो इस वक्त जो है वो दुनिया में किसी जगह भीख नहीं मांग रहा और लोगों की मदद कर रहा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी डोनर्स जो हैं हमारे, इनकी बदौलत हम ये करने के काबिल हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मौका देगा, हम पाकिस्तान का और मज़ीद सर बुलंद करेंगे इसी तरीके से लोगों की, दुनिया के लोगों की खिदमत करके।
इसलिए हमारी जो है वो आप मदद करें, हमारा साथ दें। और हमेशा से जो है वो लोगों ने हमें चंदा दिया है। इस रमज़ान में थोड़ा कम है, मैं समझ सकता हूँ। इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन है, लोगों का रोज़गार नहीं है, लोगों का कारोबार नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह इन सब तकालीफ से हम सबको निकालेगा, पूरी दुनिया को इंशाल्लाह निकालेगा। थैंक यू फैसल ईदी साहब। और हम इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि ज़ाहिर है आपने एक जगह जाना भी है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पुरअज़्म पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में जो बारान रहमत के अंदर ये प्रोग्राम है इसमें आप शरीक हुए। और उम्मीद है कि अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात खैर में और इजाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह आपसे और ख़िदमत लेता रहे। और मैं तो बस ये कहूँगा कि जैसे आप ख़िदमत करते हैं, लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और यकीनन आप उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस नेकी में आपका वसीला बने, यानी जिसके घर हम राशन देने जाएं, जिसका इलाज कराएं, हम यकीनन उसको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें तुम्हारे इलाज के लिए, तुम्हारे राशन के लिए वसीला बना दिया। फैसल ईदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी दुआ करते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को खुदा आला इलीन में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। जी, पुरअज़्म पाकिस्तान में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे साथ कराची स्टूडियो में इंडस हॉस्पिटल के रूह रवान डॉक्टर बारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर बारी साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि एक जिस जज्बे के तहत आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना की वजह से बहुत एक ज़हनी अजियत भी है, परेशानी भी है, जहाँ पर लोगों को अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत का एहतियात करना है, ख्याल रखना है, वहाँ पर मुआशी हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इस हवाले से आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपका हॉस्पिटल जो है वो किसी से पैसे नहीं लेता, जो भी मरीज़ आते हैं, तो इस सिस्टम को चलाने के लिए इस सिचुएशन में जबकि लोग ख़ुद इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं, तो क्या उसी तरह से लोग आपको फ़ंड्स फराहम कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आ रहे हैं, गो के कमी है, लेकिन कुछ अच्छी ऐसी इंस्टेंसेस भी आई हैं जिसको मैं शेयर करूंगा लोगों के साथ। क्योंकि देखिए इस वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है, तो इस वजह से लोगों का जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़लसफ़ा चेंज हो गया है। लोगों को एक छोटी सी चीज़ जो आँखों से देख भी नहीं सकते, उसके पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने अपनी हकमियत को बता दिया कि मैं ये एक छोटी सी चीज़ से मैं दुनिया को क्या कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास जितना जमा कुछ था, मैं तो अब समझता हूँ कल को मुझे कुछ हो गया तो यही रह जाना है, तो इसलिए अब आप ले लें इसको और इसको मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। तो ये एक खुशाइन चीज़ है। और देखें हम तो ये सब हम तो किसी के ऊपर यकीन करके नहीं करते, सिर्फ एक ज़ात पे यकीन है, अल्लाह ताला के ऊपर। बेशक। तो मरीज़ हैं, मरीज़ दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कोई ज़रिया निकालना है। माशी हालात कैसे भी हों, लेकिन दुनिया में जो इकनॉमिक मेल्ट हुआ था, लोगों के हालात ख़राब हुए थे, पाकिस्तान में भी हुआ था, लेकिन ये इदारा बढ़ता चला गया। तो ये इसमें पाकिस्तानी कौम एक अजीब कौम है। देखिए ऐसे आम हालात में तो हम यूनाइटेड नहीं होते, लेकिन जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो आपने देखा हो, चाहे 2005 का ज़लज़ला हो या 2010-11 का सैलाब हो, ये कौम एक होती है और जोक निकलती है और जो इनके पास होता है वो लुटा देती है लोगों के ऊपर जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो इंशाअल्लाह, और अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला ने अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है, अल्लाह भी यहाँ गैब से चीज़ें भेज सकता है, तो अल्लाह ताला इसको चलाता रहेगा इंशाअल्लाह। बल्कि मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप और मुझे बताइएगा कि जो लोग अगर आपकी मदद करना चाहें, इस वक्त भी कोई आपकी मदद करना चाहे, तो वो किस तरह से अपने फ़ंड्स जो हैं वो इंडस हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं? देखें बड़ी आजकल तो हमने बहुत आसानियाँ कर दी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से निकलें। एक ऑनलाइन आप हमारी वेबसाइट है www.indushospital.org.pk, उसमें तमाम तरीके लिखे हुए हैं। टेलीफोन हमारे कॉल सेंटर्स हैं, आप फ़ोन करें, हमारे लोग आके घर से भी ले जाएंगे, डायरेक्ट आप बैंक में दे दें अपने, तो उसके डायरेक्ट उसके तरीके से और भी तरीक़ेकार हैं, आप TCS कर दें तो, और हमारा राइडर भी जाके ले सकता है। तो इसलिए आसानी है। हम लोगों से ये कह रहे हैं कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, हम किसी तरीके से एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हमारे लोग आके आपसे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, भाई साहब एक बड़ा अहम सवाल है कि जितने भी आदाद व शुमार हैं इस मुतासरा हज़रात के, तो बहुत ज़्यादा आप क्लोज़ली उसको देखते भी हैं, तो ये बताइए कैसे हमें एक्चुअल पता चलता है? मिसाल के तौर पर 12,000 लोग जो हैं वो आदाद व शुमार में आते हैं और उसके बाद 3,000 ठीक हो जाते हैं, फिर 3,000 दोबारा इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो हम बता रहे होते हैं फिगर, ये 3,000 को माइनस करके बताते हैं
या उनको साथ रखे कि पुराने जो थे वो अलग थे, मज़ीद 3 आ गए, यानी उसमें से जैसे अकाउंट्स में होता है कि ये हिस्सा क्लियर हो गया, इतने लोग निकल गए, इतने लोग दोबारा आ गए, तो ये इस पर ज़रा रोशनी फरमाइएगा। टोटल जो है ना, देखें हमारा नंबर होता है कि इतने लोग अफेक्ट हुए हैं, और उसके साथ साथ एक ये भी आ रहा होता है कि 3000 या 4000 जो है ना वो अब रिकवर हो गए हैं, लेकिन टोटल इसी तरह बढ़ता रहता है, तो उसमें से माइनस नहीं होता कि टोटल बढ़ता है, लेकिन 4000 इसमें से सपोज़ आज कोई मेरे ख्याल में हम 27-28 हज़ार पर पहुँच गए हैं, तो उसमें से 6-7 हज़ार रिकवर हो चुके हैं, तो वो रिकवरी में आ जाते हैं। लेकिन आप उस अदाद-ओ-शुमार में उनका जी, नंबर जो है वो नंबर रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो है ना थोड़ा सा लॉकडाउन का भी इफेक्ट था कि ये चीज़ें जो है ना, हमारा कर्व जो है ना एकदम स्टीप नहीं हुआ है, ये स्लोली चल रहा है। दूसरी एक ख़ास बात जो नज़र आ रही है कि हमारे यहाँ सीवियरिटी वैसी नहीं है जैसे नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में था, तो वो अब इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा जो है ना हमारी यंग पॉपुलेशन, ये हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी यंगर पॉपुलेशन है, इस वजह से, और जो भी अमवात हुई हैं उसमें मेजॉरिटी जो है ना 50 साल से ऊपर वाली हुई है, तो यंगर पॉपुलेशन होने का हमको बेनिफिट मिला है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साकिब काकड़ साहब से आप कोई सवाल एक ब्रेक में आप कह रही थी वो पूछना है लाज़िम। बिल्कुल मैं साकिब काकड़ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्पलाइन पर जो कॉल्स आती हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं आप, और इस वबा पर काबू पाने के लिए अवाम, तिब्बी अमले और हुकूमती अमले के दरमियान ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ घबरा भी गए हैं। अच्छा मैडम, जो लोग, सॉरी मैं बहुत माजरत से, क्योंकि जो लोग इफ़ेक्ट हुए इस वायरस से, मगर सुनने में जो आए कुछ केसेस में कि जिस तरह से लोगों को लेकर जाया जा रहा है, तो वो उसकी वजह से लोग जो हैं थोड़ा खाइफ भी हो गए इस बीमारी के हवाले से बताने के लिए। तो आप प्लीज़ ये बताइएगा कि लोगों को एक कंफर्टेबल जोन जो है मुहैया किया जाए ताकि लोग डरे मत, घबराए मत, क्योंकि एक तो बीमारी से घबराए हुए, ऊपर से अगर हुकूमती सतह पर जो लोग लेकर जा रहे हैं क्वारंटीन के लिए उनका थोड़ा सख्त रवैया हो, तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी कि और ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस हवाले से थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमाएं और लोगों को ज़रा गाइड कीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, पहले तो ये कि जो आपका 1166 या 1122 का जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं एंड पे रखूँगा। आपका पहला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा रह गया है, उसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ हमारे सूबे के लिए भी, कोयटा के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी, कि कोयटा के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, प्रिवेंटिव मेजर क्या ले रही है, ये दूसरा, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे जो बड़ा लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कराया पाकिस्तान में, दैट वाज डिस्ट्रिक्ट कोयटा। डिस्ट्रिक्ट कोयटा में सबसे पहले ये लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट किया, चूँकि ईरान से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, ये ईरान का जो पोरस बॉर्डर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा था, तो हमने उसको लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करवाया। अच्छा, इसके अलावा हमने प्रिवेंटिव मेजर भी लिए, हमने कोशिश किया कि जो जो शॉप्स खुली हैं और जो जो लोग बाहर निकल रहे हैं, हमने उनमें मास्क वगैरह भी तकसीम की, फ्री हमने ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह भी उनमें तकसीम किए। अच्छा, इसके अलावा हमने जो भी सोसाइटी में हमें सस्पेक्ट्स मिले, जो RRT की टीमों के ज़रिए हमने वहाँ से पिक किए और उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया, जिससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे उन जो सस्पेक्ट्स थे उनमें पॉजिटिव केसेस हमारे साथ निकले, जो हमने टाइमली हमने सोसाइटी से पिक किए थे, और उस पिक करने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज नहीं हुआ था ये जो पॉजिटिव केसेस थे। खुदा न खास्ता अगर हम वो एक्टिविटी उस दौरान ना करते तो ये पूरे कोयटा को बहुत ही पहले ये पकड़ चुका होता अपनी गिरफ्त में। अच्छा, इसके अलावा हमने आइसोलेशन सेंटर भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं और हमारे पास हॉस्पिटल्स भी है, और इसके अलावा हमने जो आगाही का मुहिम है वॉलंटियर्स के थ्रू, वो भी हमने तकरीबन घर टू घर, होम टू होम हमने वो इम्प्लीमेंट भी कराया है। अच्छा, इसके अलावा अभी भी हमने ये किया है कि एक स्मार्ट लॉकडाउन, अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें हमने एक स्पेसिफिक टाइमिंग दी, जितने भी शॉप्स वगैरह हैं लोग जाके उस स्पेसिफिक टाइमिंग में अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इस हवाले से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है लोगों से भी कि भले ये एक स्मार्ट लॉकडाउन है, इसमें भी कोशिश करें, अगर किसी का ज़रूरी काम है, अगर वो इनएविटेबल है, तो बेशक वो उस टाइम, उस दौरान बाज़ार जा सकते हैं, अपनी शॉपिंग या अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। अदरवाइज़
खुदारा आप लोग अपने घरों पे बैठ जाइए। अभी भी हम लोग इस नासूर से, इस वबा से हम लोग बचे नहीं हैं। जितना भी हम बाहर की तरफ निकलेंगे, जितना भी हम लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, जितना ही हम लोग सोशल डिस्टेंसेस को कम करेंगे, उतना ही इस वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे कोयटा के अवाम से, बलूचिस्तान के अवाम से और बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये गुजारिश है कि कोशिश करें कि अपने घरों पे रहें, सोशल डिस्टेंसेस को वो करें और एहतियाती तदाबीर जो जो आपको WHO और गवर्नमेंट बताती है उसको अपनाते रहें। अच्छा, मैं आता हूँ आपके एक और क्वेश्चन जी आपने किया था कि जो हेल्पलाइन का सिस्टम है, हेल्पलाइन का सिस्टम हम लोगों का ऐसा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, दैट इज़ बेसिकली 1166, बट हमने इसी की कंटिन्यूएशन में 1122 जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है, उसको एक नया नंबर नहीं है, इसीलिए उसी को कंटिन्यू रखा है। और इस पे हमने ये किया है कि हमने एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक हेल्पलाइन जो है वहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस लाइन लगाया है जिसमें हमारे पास फैसिलिटेटर मौजूद होते हैं। लोग क्या करते हैं कि जिसको भी खर्चा होता है वो हेल्पलाइन को कॉल करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो हमारे साथ फैसिलिटेटर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ हमने जो डॉक्टर्स बिताए हुए हैं उन्हीं डॉक्टर से उस इंडिविजुअल्स की कॉल डायरेक्ट मिलाते हैं। वो डॉक्टर्स फिर उनसे फ़ोन पे स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, उनसे जो जो सिम्टम्स वगैरह है वो पूछते हैं। जब भी ख़दशा होता है डॉक्टर को कि आया इनको किसी टेस्ट की ज़रूरत है या किसी RRT टीम की ज़रूरत है, तो वो फ़ौरन हम क्या करते हैं कि हमारे पास 16 एक RRT टीम है और 8 हमारे पास स्टेटिक टीमें हैं। डॉक्टर कंसर्न जो कि हमारे जोन्स हैं उसी जोन के RRT टीम को उसी कंसर्न एरिया में भिजवा देता है और वहाँ पे उसकी टेस्ट वगैरह कर देते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब काकर बहुत शुक्रिया। साहब। हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा नाज़रीन, लेकिन वक्फे में जाने से पहले मुआविन खुसूसी वज़ीर पाकिस्तान बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का पैगाम ज़रूर सुनिए। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के।